ओके ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का रिहैब टॉक्स के पहले सेशन में स्वागत है। यस, हम 2 मिनट सबका वेट करेंगे सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए, और 2 मिनट में शुरू करते हैं। हम बस 2 मिनट और वेट करें कि जो लोग ज्वाइन कर ले, अगर किसी को ज्वाइन करना हो, एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो हम फेसबुक पर भी लाइव हैं, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम 1 मिनट और देखेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। हम शुरू करते हैं अभी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का रिहैब टॉक्स के पहले सेशन में स्वागत है। शुरू करने से पहले हमारे रिहैब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कुछ थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। रिहैब इंडिया फाउंडेशन सन 2008 में भारत में 2008 से भारत में काम कर रहा एक जमीनी स्तर का एनजीओ है। हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी दीर्घकालिक विकास कार्य, प्रतिरोध, आपातकालीन समस्याओं का जवाब देना और शिक्षा और वकालत के विकास कार्य के माध्यम से गरीबी के कारणों को संबोधित करते हैं। रिहैब ने यूएन के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के साथ गठबंधन किया है और धीरे धीरे शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता और स्वच्छ जल, सभ्य काम और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रमुख कार्यक्रम 5 वर्षीय ग्राम विकास कार्यक्रम यानी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से रिहैब ने बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटका, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अब तक 85 गांवों को अडॉप्ट किया है और 85,000 से भी अधिक लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। अब ये इंट्रोडक्शन लोगों के लिए था जिनको रिहैब के, जो अभी नए हैं, जिनको रिहैब के बारे में ज्यादा पता नहीं है। खैर, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। आज का हमारे चर्चा का विषय है मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी हमेशा से ही भारत के कमजोर वर्ग के बीच एक समस्या रहा है। कोविड-19 के शुरुआत ने इसे और भी बदतर बना दिया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण मासिक धर्म स्वच्छता पे जो प्रभाव पड़ा है उस पर कई चर्चे हुए हैं। अब क्योंकि रिहैब एक जमीनी संगठन है, हमारा मानना ये है कि हम इसी चर्चे को देश के सबसे गहरे वर्ग तक लेकर जाए, जहां माहवारी को आज भी शर्म की नजर से देखा जाता है। शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस बताना चाहेंगे। हालांकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सेशन में जो हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, टीचर्स है, फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हम ये इंटरैक्टिव रखें। जो हमारी बाकी के दर्शक हैं जो ये अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे Q&A सेक्शन है, उसमें आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं और सेशन के खत्म होने पे हम कोशिश करेंगे कि सारी प्रश्नों का हम जवाब दें।
अगर किसी भी कम्युनिटी मोबिलाइजर, टीचर या फील्ड ऑफिसर के पास प्रश्न हो, अगर आपको कुछ बताना हो, तो नीचे एक रेज हैंड करके एक बटन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन वील गेट बैक टू यू। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारे आज के 2 गेस्ट स्पीकर्स हैं। प्रथम स्पीकर है हमारी दिल्ली की सफदरजंग हॉस्पिटल से डॉक्टर साक्षी ममगाइन और ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी के फाउंडर मिस्टर अनुराग चौहान। अनुराग चौहान जी के संस्था को उनके वॉश प्रोजेक्ट के लिए अभी हालिया ही में दिल्ली सरकार द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर बोर्ड से अवार्ड मिला है। Dr. Sakshi and Anurag ji, we are really glad and thank you for joining us. इन्हीं के साथ है हमारे बिहार से टीम मैनेजर मिस्टर तस्नीम आरिफ जी। आरिफ जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप जो हमारे ऑडियंस है उनको उनसे और जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी परिचय हमारे प्रतिभागियों से करें। जो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीचर और फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आरिफ जी। आरिफ जी, आप सुन पा रहे हैं? यस रश्मिका, मैं शुरू करूं मैं। तो सबसे पहले थैंक यू सब लोगों का कि आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है और ये काफी अच्छा टॉपिक है क्योंकि हमारे गांव के हम लोग बेसिकली गांव में काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में। इस कोविड-19 में इसका बड़ा ही महत्व है। इस टॉपिक को चुनने के लिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ। और हमारे साथ आज डॉक्टर साक्षी हैं और अनुराग जी हैं जो इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं खासकर वो हमारे जीविका जो कि वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, जो सीएम होती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर। ये महिलाओं को मोबिलाइज करती हैं। महिला हेलो आरिफ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी कनेक्शन आवाज इशू आ हो रही गया है? था। हाँ, अब आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, ओके। तो हमारे साथ मेनली आज हमारे ग्रामीण इलाकों में जो काम करने वाली सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, वो है हमारे साथ में। हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारे रिमेडियल ट्यूशन सेंटर रिहैब में पढ़ाने वाली शिक्षिका हैं, वो लोग हैं। हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो रिहैब के बीएसडब्ल्यू मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। आई थिंक कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। आरिफ जी, हाँ, थोड़े कनेक्शंस में भी इशू हो रहा है। आरिफ जी अपने हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है। वो अभी एक्चुअली अपने घर में है बिहार में, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है नेटवर्क के लिए। तो ओके, आई थिंक आरिफ जी की ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं वो हमारे रिहैब के अडॉप्टेड गाँवों में काम करती हैं। वहाँ पे हर कम्युनिटी मोबिलाइजर के अंदर
20 से 30 डायरेक्ट वुमेन लीडर्स होती हैं। वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया है उन लोगों ने, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्री इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम सेट होती है, हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैंडल करती है। जो हमारी फील्ड ऑफिसर्स है वो हमारे गांव से ही है। वो लोग पूरा एक विलेज को हैंडल करते हैं। जो भी हमारी प्रोग्राम्स होती हैं वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो हमारे टीचर्स हैं वो रिहैब के रेमीडियल ट्यूशन सेंटर के टीचर्स हैं। वो लोग दिल्ली से भी है, बिहार से भी है। वो लोग 10th 12th के बच्चों के स्कूल को पढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे आज के पहले स्पीकर है डॉक्टर साक्षी ममगाइन। डॉक्टर साक्षी ने डॉक्टरी के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज पे भी काम किया है। उन्होंने देहरादून की अपलिफ्टमेंट फॉर विलेजेस अराउंड अस युवा नामक संस्था में एक कोर मॉडरेटर के रूप में भी काम किया है। साल 2016 से डॉक्टर साक्षी ने देहरादून के रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन आदि पे कई सारे वर्कशॉप्स भी किए गए हैं। डॉक्टर साक्षी, we would like to start with you. We're really glad you are here with us today. तो आप menstruation के बारे में जो भी आपका matter, I think we can start with you now. The stage is all yours. Can you hear me all right? Yes, we can. Right. So thank you Rehab India for giving me this opportunity. मुझे बताया गया है कि आज कम्युनिटी मॉडरेटर्स के थ्रू मैं रूरल और अर्बन दोनों औरतों से बात करने वाली हूँ. सो आई जस्ट स्टार्ट विद मेंस्ट्रुएशन पर से. भारत की 50% में रिप्रोडक्टिव एज मतलब प्रजनन उम्र 15 से 49 साल जिसमें वो गर्भवती हो सकती हैं उसमें है. ये करीबन 2.5 करोड़ औरतें हैं, which is 2.1 billion of our population. इनमें से अधिकतर को माहवारी और गर्भ के रिश्ते से अज्ञात हैं वो. तो मैं पहले माहवारी के बारे में बात करना चाहूँगी. लड़की जब बड़ी होती है 11 से 17 साल की उम्र में, किशोरावस्था में जब आती है, तो उसमें शारीरिक बदलाव होते हैं. ये अंदरूनी भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं. बाहरी बदलाव जो है उनसे हम ज्ञात होते हैं, वो हमें दिखते हैं. जैसे लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, स्तन का विकास होता है, आवाज़ बदलती है. और अंदरूनी बदलाव जो होते हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ माहवारी है, जिसके बारे में हमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ज्ञान नहीं है. तो माहवारी जो है वो हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. उसमें से एक हार्मोन जब निकलता है तो वो हमारे ओवरी यानी अंडकोश को संदेश देता है, आदेश देता है कि वो अंडा रिलीज करे. अब जब ये अंडा रिलीज होता है तो ये फलोपियन ट्यूब के थ्रू जाके हमारी बच्चेदानी मतलब यूट्रस में जाता है. ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब गर्भ ना हो. जब मतलब छोटी बच्ची के बारे में कहते हैं, लेट्स से फॉर एन 11 to 17 year old. तो जब अंडा बाहर निकलता है और गर्भ नहीं करना होता है, या मतलब जब उसे स्पर्म या शुक्राणु ना मिले पुरुष का, तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड या माहवारी के रूप में योनि के रास्ते निकल जाता है. अब जो हमारी बच्चेदानी होती है उसके भीतरी सतह पर एक नरम ऊतक और खून की लाइनिंग बन जाती है जो भ्रूण का पोषण देती है वैसे. पर अगर उसे शुक्राणु ना मिले तो मेंस्ट्रुअल ब्लड मेंसेस की तरह माहवारी की तरह वो योनि के थ्रू निकल जाती है. अब हम अपनी बेटियों को इस बारे में बताना भूल जाते हैं. किन्हीं कारणों से हम अपनी बेटियों से, अपने दोस्तों से, छोटी लड़कियों से इस बारे में बात नहीं करते हैं. तो जब 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में पहली बार उसे दिखता है कि उसके गुप्तांगों से खून निकल रहा है, वो डर जाते हैं, वो चिंता करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. हमारी लड़कियां मानसिक रूप से माहवारी के लिए तैयार नहीं रहती हैं. अब इस रास्ते या माहवारी शुरू होने से मीनोपॉज तक, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, 10 साल, एक औरत की जिंदगी के 10 साल वो खून बहाती है, पर उसे पता ही नहीं होता है कि माहवारी होता क्या है.
अभी जो गलत धारणाएं हैं किन्हीं कारणों से जो समाज में आ रही हैं, जो हमारी नानी ने हमारी माँ को बताई, जो हमारी माँ ने हमें बताई, उन्हें हमें कोशिश करनी है कि हम उन धारणाओं को दूर करें। हम अपनी बेटियों को सही ज्ञान दें ताकि उनका जो दृष्टिकोण है अपने शरीर की तरफ, अपनी माहवारी की तरफ, वो बदल जाए। जो गलत धारणाएं हैं सारी, जो अधूरा ज्ञान हम देते हैं अपनी बेटियों को, वो बदलने की ज़रूरत है। तो आज हम इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जो हमें अपनी बेटियों को समझाना है कि ये एक कुदरती प्रक्रिया है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कुछ घिनौना लगने की बात नहीं है। और जो सारे अंधविश्वास हैं कि अचार नहीं छू सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कुरान शरीफ नहीं पकड़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ये सब अंधविश्वास से हमें दूर करना है। हम उन्हें ये सब अगर बताते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कि ये अपने शरीर के साथ वो गलत चीज़ें एसोसिएट करना शुरू कर देती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी है कि हमारी बेटियां घबराएं ना, माहवारी से, अपने शरीर की जो एक कुदरती प्रक्रिया है उससे घबराएं ना। और उन्हें बताना है हमें कि इसमें कोई शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है, मन में हीनता रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे कोई दहशत नहीं है। तो हमें उन्हें सही ज्ञान देना है। अब मेरी जानकारी में जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितनी भी औरतें महिलाएं हैं, उनमें से सभी के पास पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं पैड्स और सूती कपड़े के साथ जो खुद वो पैड्स बनाते हैं, दोनों के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर आपके पास पैड्स नहीं हैं, अगर आप सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, माहवारी के समय सफाई रखने की बहुत ज़रूरत है। सूती कपड़ा जो होता है उसको हम साफ, जैसे आप उसको फोल्ड करके इस्तेमाल करते हैं पैड के रूप में, अधिकतर औरतें या और महिलाएं अंडरवेयर भी इस्तेमाल नहीं करती हैं रूरल एरियाज में। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना कि पैड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं या हमें कैसे बनाना है वो पैड खुद ही। अब इन चीज़ों के साथ शर्म बहुत जुड़ी है किन्हीं कारणों से। तो जब वो घर पे होती हैं, वो किसी को बता नहीं सकती कि उनको पीरियड्स हो रहे हैं, उनको माहवारी हो रही है। वो जब अपना पैड धोने जाएंगी, वो छुप छुप के धोती हैं, रात को धोती हैं, या जब वो फेंकने जाती हैं उनको छुप छुप के जाना पड़ता है। ठीक ढंग से अगर आप पैड को धुलेंगे नहीं, उसको ठीक से सुखाएंगे नहीं, धूप में रखेंगे नहीं, आप शर्म के मारे अगर उसको रात को सुखा रहे हैं, उसे धूप नहीं मिलेगी, धूप के जो कीटनाशक प्रॉपर्टीज होती हैं वो काम नहीं आ पाएंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो शर्म है उससे आगे बढ़ना है। जो आप सूती कपड़े से पैड बना रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्टडीज कहती हैं कि जितना ही अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उसमें, और एक सैनिटरी नैपकिन जो शहर में या किसी और देश में कोई भी औरत इस्तेमाल कर रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर बात महत्वपूर्ण ये है कि आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना है वो पैड, साफ तरीके से। वो साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए। अगर आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको, तो साबुन से धोकर धूप में सुखाना ज़रूरी है। गांव में कुछ प्रथाएं रहती हैं कि राख या सूखे पत्ते, पेपर या गोबर को मिक्सचर बना के उसका पैड बनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको कि ये आपका शरीर है। इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन या संक्रमण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोशिश करनी है, अपनी बेटियों को बताना है, ज्ञान देना है कि ये गलत काम है, इनसे दूर रहना है। ये जो संक्रमण होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब बच्चेदानी के रास्ते संक्रमण हो सकता है, या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते संक्रमण हो सकता है। हमारी अधिकतर औरतें जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण, उनके पास कम से साफ पानी भी नहीं होता है अपने आप को धोने के लिए या अपने पैड्स को धोने के लिए, अपनी सफाई रखने के लिए। तो जो हमें 3 चीज़ें, वाटर, सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग का ख्याल रखना होता है। जब हम पैड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम
हर बार जब पैड फेंकेंगे तो हमें हाथ पैड चेंज करने से पहले और उसके बाद दोनों बार हाथ साबुन से धुलना है। ये जो पैड का खून होता है वो एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड हो जाता है फॉर कीटाणुओं के बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत पोषक होता है। जैसे ही उसको वो भ्रूण के लिए पोषण होता है, वो कीटाणुओं के लिए भी पोषण हो सकता है। तो आपको सफाई का बेहद ख्याल रखना है। हमारी कोरोना की वजह से कई माइग्रेंट औरतें जो हैं वो हज़ारों किलोमीटर चल चल के वापस घर जा रही हैं, तो उनके पास तो सफाई के लिए पानी भी नहीं है, उनके पास प्राइवेसी भी नहीं है कि वो डिग्निटी से अपना मेंस्ट्रुअल हेल्थ अडियर कर सकें। तो कोशिश हमें यही करनी है कि ये जो स्टिग्मा है उसको हटाना है सबसे पहले। अब जब आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन मटेरियल्स की बात करते हैं, पैड्स या टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये जो औरतें हैं जो हज़ारों किलोमीटर ही उन्हें चलना है और जिनके पास खाना नहीं है, वो पैड्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगी। इस वजह से हम बार बार यही कहते हैं कि जो हमारे सूती कपड़े से बना हुआ पैड है उसमें कोई गलत काम नहीं है, वो केवल उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक और बात जो आ जाती है नॉर्मल सिनेरियो में कि रीयूजेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की। एक जो हमारा सैनिटरी नैपकिन होता है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो हम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमें फेंकना पड़ता है। वो हर 4 से 6 घंटे बाद इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ता है, नहीं तो फिर से संक्रमण के चांसेस हो जाते हैं। जो हम सूती कपड़े से पैड बनाते हैं उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धोने के बाद, साबुन से धोने के बाद, धूप में सुखाने के बाद, सफाई रखने के बाद। आपको अपनी बेटियों को, आजकल कोरोना की वजह से स्कूल्स भी बंद हो गए हैं, नहीं तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है RSKS, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित मासिक स्वच्छता योजना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम जिसमें है, उसमें पैड स्कूल में ही मिलते हैं लड़कियों को। तो उनको बताना है, अपनी बेटियों को और एनकरेज करना है कि पैड्स इस्तेमाल करना है। वो उस आपकी आसानी के लिए है, केवल ऐसे नहीं है कि वो बेहतर है या कुछ है, वो आपकी आसानी के लिए है कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। आपको अपनी ANM, अपनी आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स या स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भी हैं उनसे बातें करनी है, उनसे पैड्स इस्तेमाल करने की जानकारी लेनी है। उन कोशिश करनी है कि आपकी बेटियां, आपकी माएँ, सभी औरतें जो हैं समाज में, उनसे बात करें, पैड्स उनसे अगर मिल रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करें। ये जो टैबू है कि आपको भी पैड्स इस्तेमाल करने में जो हिचक है, उससे आगे बढ़ना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मैं कहना चाहूँगी, हमें गाँव में कहा जाता है कि रोज़ नहाना नहीं है। जब माहवारी होती है तो कोशिश की जाती है कि नहाए ना, पर ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। जो जैसे कि मैंने कहा, जब वो तरल पदार्थ बच्चेदानी के रास्ते निकलता है तो पूरे रास्ते वो एक फर्टाइल ग्राउंड बना देता है संक्रमण के लिए। तो आप वो जो पूरा इन्फेक्शन है वो आपके, अगर आप सफाई ना रखें तो पूरा इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी तक पहुंच सकता है और घातक हो सकता है। इससे बचने के लिए आप रोज नहाना बहुत ज़रूरी है। अब योनि को अच्छी तरह से साफ रखना बहुत ज़रूरी है। एक गलत प्रैक्टिस है जिसे डूशिंग कहते हैं, जिसमें योनि के अंदर पानी डाल के सफाई की जाती है, उससे बचना है। बताना है अपनी बेटियों को कि ये गलत है, केवल बाहरी रूप से उसे सफाई रखनी है। पैड्स जो होते हैं वो हर 4-6 घंटे में आपको बदलते रहने हैं। अपनी बेटियों को बताना है कि उसे फ्लश नहीं करना है, उसे डस्टबिन में फेंकना है, एक पेपर में रैप करके डस्टबिन में फेंकना है। जो हमारा खून होता है, जिसमें जो पैड में भी हमारा खून होता है, उससे भी संक्रमण हो सकता है किसी इन्फेक्शन का, जैसे HIV या हेपेटाइटिस B। अगर वो कोई और छू ले तो उसमें संक्रमण होने की संभावना है। तो उसे सही ढंग से डिस्पोज करना है, सही ढंग से फेंकना है।
अपनी बेटियों को एनकरेज करना है कि वो कैलेंडर रखें, नियमित ढंग से अपने माहवारी का रिकॉर्ड रखें, ताकि कोई भी अगर असामान्य बदलाव आए तो वो डॉक्टर के पास जा सके, मेडिकल अटेंशन सीख कर सके। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिससे हम सभी अज्ञात हैं, वो है कि हम जब सफाई करते हैं अपने गुप्तांगों की, तो आगे से पीछे के रास्ते हमें सफाई करनी होती है। अगर हम पीछे से आगे के रास्ते सफाई करते हैं तो पैखाने के जो बैक्टीरिया होते हैं, पैखाने के जो कीटाणु होते हैं, वो आगे के रास्ते आ सकते हैं और आपके पेशाब के रास्ते और बच्चेदानी के रास्ते दोनों को संक्रमण कर सकते हैं। इससे हमें बचना है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो जैसे मैंने कहा, पेशाब के रास्ते और बच्चेदानी के रास्ते दोनों संक्रमण हो सकता है। आपको इन सब की पता कैसे चलेगा? अगर आपको नीचे ज़्यादा गुप्तांगों में ज़्यादा खुजली हो या कमर में दर्द हो, पेट में नीचे के रास्ते दर्द हो, दाने या फुंसी हो गुप्तांगों में, अगर सफ़ेद पानी निकले नीचे से, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने आशा, ANM वर्कर, आंगनबाड़ी जिससे भी बात कर सके, PHC, CHC जहाँ भी जाके डॉक्टर के पास बात कर सकते हैं, आपको करनी है। हेपेटाइटिस बी, जैसे मैंने कहा, मैं फिर से कहना चाहूँगी, हाथ आपको पैड चेंज करने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोने हैं, कम से कम 20 सेकंड तक। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर का भी रिस्क होता है अगर आप सफाई ना रखें, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV नामक एक वायरस होता है, वो आगे बढ़कर सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। उसके आगे तो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनके बारे में आपको अपनी बेटी को बताना है, ताकि वो डरे ना, घबराए ना। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मरोड़ आएंगी या अकड़न आएंगी, तो और ज़्यादा खाने की इच्छा हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको पहले से अपनी बेटियों को बताना है, ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रहें, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ गलत है उनके साथ, कि कोई बीमारी है। उसके अलावा आपको संतुलित पौष्टिक भोजन लेना है इन 5 या 7 दिनों कम से कम, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर हो। लोहा तत्व होता है हमारे खून में, आयरन, जो वैसे तो हमारी माहवारी में केवल 30 से 40 मिलीलीटर खून बहता है, जो ज़्यादा नहीं है, उससे घबराने की कोई बात नहीं होती है। परंतु आपको कोशिश यही रखनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अधिकतर महिलाओं को अनीमिया है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जो आयरन से रिलेटेड है। तो आपको अपने खाने में लोहा तत्व इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। अपनी बेटियों को कहना है कि जो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जो स्कूल में हर हफ्ते आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है, उसको लें, इनकरेज कीजिए, उसके बारे में सही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फैलाएं। अगर ज़्यादा दर्द आपकी बेटी महसूस करती है तो उसे कह सकते हैं कि गर्म पानी की बोतल पेट पे लगाए, या पेन किलर्स, एंटीस्पाज्मोडिक्स होती हैं जो बच्चेदानी की जो मांसपेशियां होती हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं, उनको ले सकते हैं। थोड़ा योगा या एक्सरसाइज करने से भी, चल फिरने से भी आपकी जो बच्चेदानी की मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो ज्ञान है हम सही दें अपनी बेटियों को, वो डरे ना महामारी से। हिंदुस्तान में करीब 2.3 मिलियन, करीब 2 करोड़ औरतें, 2 करोड़ बेटियां स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं महामारी के कारण। वो चाहे इसलिए हो कि स्कूल में सही ढंग से उसे ज्ञान ना दिया जा रहा हो, या टॉयलेट की फैसिलिटी ना हो, या उसके पास पैड्स ना हो, स्कूल में जो वातावरण है उससे शर्मिंदा होना पड़ रहा हो किसी भी कारण, उसको हमें कॉम्बैट करना है, उससे हमें लड़ना है, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है।
और सशक्तिकरण की ओर जाना है। उसके लिए आपको अपनी बेटियों से बात करनी पड़ेगी। आप ना केवल अपनी बेटियों से, अपने बेटों से बात करें, अपने भाइयों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। जब तक हम सभी को इस बारे में हम जब तक सभी से बात नहीं करेंगे, तब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा, ये रोज़मर्रा की कॉन्वर्जेशन में नहीं आ पाएगा। तब तक हम शायद इससे लड़ नहीं पाएंगे ठीक ढंग से। अगर आपकी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है या काम पे नहीं जा पा रही है, अगर वो खेल कूद नहीं कर पा रही है या उसे शर्म आ रही है, तो ये सही नहीं है। इससे आपको लड़ना है। I think that's it. If there's anything else you want me to talk about. थैंक यू डॉक्टर साक्षी। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो, आप नीचे क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। हम बाद में दोनों सेशन के बाद हम फिर से सबके पास आएंगे, आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं। जो रेज हैंड बटन है वो उस वक्त आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हम आप खुद ही अपना सवाल पूछ सकते हैं। Again, thank you, Dr. Sakshi. This was really informative. There were so many things even I wasn't aware of. So thank you. अब आज के हमारे दूसरे स्पीकर हैं मिस्टर अनुराग चौहान। 16 साल की उम्र से ही मिस्टर चौहान सोशल सेक्टर में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। उनकी संस्था ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी सन 2015 में स्थापित हुई थी। तब से इनकी संस्था ने महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता पर शिक्षित कराने, उन्हें सैनिटरी नैपकिन प्रदान कराने और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण देने पर अथक प्रयास किया है। 2019 में भारत सरकार ने अनुराग जी को इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया था। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने इनको रेक्स फेलोशिप और करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया था। अनुराग जी, आप सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। जी, वेलकम अनुराग जी। आपसे एक सवाल था कि हाल ही में कई सारे वेबिनार्स में ये बोला गया है कि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ओनली अ वुमेन्स थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग। यानी माहवारी केवल महिलाओं की चीज नहीं है, ये एक मानवीय चीज है। तो ये क्यों जरूरी है कि पुरुष भी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल हो? और ये जो सोसाइटी में माहवारी को लेकर जो शर्म है, जो टैबूज है, इनका एक महिला पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपने इसमें बहुत सारे काम किए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस है। सो अगर आप हमें बता सके तो। यस। पहले तो आप सभी को धन्यवाद आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। अभी मैं सेशन सुन रहा था डॉक्टर साक्षी का और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। और जो हमारी वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं अलग अलग गाँव में, वो बिल्कुल ऐसी ही वर्कशॉप्स होती है। एक कॉमनैलिटी इसलिए भी है क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो उनके पास जानकारी है इस चीज के बारे में और वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाती हैं। तो जब भी हम लोग जाते हैं किसी गाँव में, तो डॉक्टर साक्षी जैसी डॉक्टर्स हमारे साथ वहाँ जाती हैं उनको बताने के लिए महिलाओं को कि क्या बायोलॉजिकल रीजन होता है मेंस्ट्रुएशन का, क्यों पीरियड्स होते हैं। बिकॉज कई महिलाओं को कई रूरल एरियाज में ये बताया जाता है कि ये एक श्राप है, या फिर ये उनके पास अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी, अलग अलग उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको बताया गया इतने सालों में, वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता, जैसे डॉक्टर साक्षी ने भी बताया, कि पीरियड्स होते क्यों हैं। तो सबसे पहले उनको वो बताना बहुत जरूरी है कि वो होता क्यों है। उसके बाद डॉक्टर साक्षी ने भी न्यूट्रिशन की बात करी, बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। तो ना सिर्फ इस वक्त, जिंदगी के अलग वक्त भी उनको न्यूट्रिशन, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। और आज भी जब हम गांव में जाते हैं रश्मिका, हम देखते हैं कि वहां पर अगर घर में 3 रोटियां हैं तो माँ 2 रोटी बेटे को देती है और 1 रोटी लड़की को देती है, ये सोचकर कि लड़की को न्यूट्रिशन की कम जरूरत है लड़के से। इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल सिर्फ इतना है कि उसको लगता है क्योंकि एक लड़की थोड़ी पेटीट है और एक लड़का जो है उसका डोल चाल बड़ा है, वो थोड़ा हेल्दी लड़का है, तो उनको लगता है कि लड़की को ज्यादा जरूरत है, लड़की को कम जरूरत है। तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो वहाँ पर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या जरूरी है इनको न्यूट्रिशन के लिए। उसके अलावा साइकोलॉजी बहुत जरूरी चीज है। अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग लड़कियों को अलग अलग उम्र पर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। 16 साल की लड़की को अलग प्रॉब्लम होगी, एक 18 साल की लड़की को अलग प्रॉब्लम होगी,
और जब ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल खत्म होती है तो मेनोपॉज जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त आपका मानसिक जो आपकी मानसिकता है वो चेंज होती है, आपको डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो उनको काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनकी प्रॉब्लम सुनना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे साथ काउंसलर्स जाते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, उनके साथ बात करते हैं। फिर आपने मुझसे पूछा कि आदमियों का इसमें क्या रोल है। रश्मिका, आप एक लड़की है, मैं एक लड़का हूं, पर हम दोनों के बीच में एक कॉमन चीज क्या है कि हम दोनों एक माँ की कोख से निकले। तो जस्ट दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हम सब एक माँ की कोख से निकलते हैं और वी ओ टू आवर मदर फॉर दैट वन सिंगल चपाती दैट शी मेक्स फॉर अस व्हेन शी इज मेंस्ट्रुएटिंग। क्योंकि मैं तो कह सकता हूँ कि भैया आज मेरे पेट में दर्द है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा। पर वो माँ जब रोज उसको पीरियड्स होते हैं वो फिर भी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती, वो उस वक्त भी उसके लिए खाना बनाती है, वो उस वक्त भी उसको रोटी देती है। तो आई मीन ये एहसान हम कैसे उतारेंगे उस माँ का जिसने हमको जन्म दिया। और क्यों ना बात करें, या तो ऐसा हो कि हम दोनों, हम एक महिला और एक पुरुष अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं, हम एक ही दुनिया में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, हमारे घर में बहनें हैं, हमारी माँ है, और आगे चलकर जो जो पुरुष है उनकी उनकी बीवी होती है, बच्ची होती है। तो उनकी सेफ्टी या उनकी हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है? हम लोग लाइफ इंश्योरेंसेस करवाते हैं, हम लोग ना जाने क्या क्या करते हैं अपने अपने आसपास अपनी फैमिली की रक्षा के लिए। तो ये भी किस्म से आप रक्षा कर रहे हैं उनकी। आप आजकल आजकल तो क्या, जब हमने शुरुआत करी थी तो एक बहुत प्रचलित वर्ड था एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हमको करना है। पूरी दुनिया महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रही थी, और उसी वक्त मुझे लगा कि महिला सशक्तिकरण तो तब होगा ना जब महिलाएं जिंदा बचेंगी। तो हमारे देश में इतनी महिलाओं की मृत्यु हो रही थी इस रीजन से, और हर जगह मैं जब जाता हूँ मैं सुनता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन एक प्रॉब्लम। मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और उस पे हमको काम करना है, उस पे हमको इम्प्रूव करना है। और ये प्रॉब्लम अभी अभी भी बहुत बड़ी है, पर अगर इसको कंट्रोल में ना किया गया तो मेरा ये अंदाजा है, मेरी ये सोच, मेरी ये धारणा है, मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम, जब अभी सरकार को आप देखिए, लोगों को आप देखिए, वो इतने सेंसिटिव नहीं है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, माहवारी के ऊपर या पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। पर अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, अलग अलग काम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा है इसको। पर जिस दिन ये प्रॉब्लम पोलियो की तरह बड़ी होगी, फिर हम देखेंगे कि पूरे देश के लोग और हमारे महानायक और हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे एक्टर्स इसमें उतर आएंगे, और फिर इसमें पोलियो की तरह जो एक बूंद जिंदगी की हम सब लोग जानते हैं, वो हालत ना हो, उससे पहले ही हमको उसमें कंट्रोल करना है। उससे पहले ही हमको देश की हर महिलाओं को इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है, और उसको सिखाना है। रश्मिका, अफोर्डेबिलिटी की अभी बात हुई थी कि अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। कई महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि वो सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती। क्यों नहीं खरीद पाती? क्योंकि गांव में जिनसे हम बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज में, वहां उनको खाने को रोटी नहीं मिलती। तो अपनी हेल्थ और अपनी हाइजीन उनके लिए सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्यों उसके ऊपर काम करेंगे, क्यों वो सैनिटरी नैपकिन खरीदेंगे जब उनके पेट में खाना नहीं जा रहा है? तो पहले तो वो ऑब्वियसली खाने के लिए भागेंगे, सैनिटरी नैपकिन तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, जैसे अभी बीच में ये हुआ था कि सरकार ने उसके ऊपर जीएसटी लगा दी, इसको एक लग्जरी प्रोडक्ट अनाउंस कर दिया था। तो वो कितनी इनसेंसिटिव चीज है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो महिला, मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा इन्वेंशन है एक महिला के लिए, और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। मतलब एक औरत सिंदूर कितना लगाएगी, चूड़ियां कितनी पहनेगी, पर सैनिटरी नैपकिन तो उसको चाहिए जब तक वो
उनको पीरियड्स है, जब तक उनको माहवारी है, तब तक उनको सैनिटरी नैपकिन की जरूरत है, तो वो एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि उसके बाद सरकार ने उससे जीएसटी हटाया, पर मजाक की बात यह है कि जीएसटी उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट पे उतारा। तो समझिए कि मैंने ये शॉल हुआ या दुपट्टा ओढ़ा हुआ, ये सिल्क का, तो उन्होंने बोला कि जो इसका रॉ मटेरियल है उस पे हम लोगों ने टैक्स नहीं हटाया है, पर जो फाइनल प्रोडक्ट है, जब आप ये दुपट्टे को खरीदेंगे तो इस पे आपको एक डिस्काउंट तो नहीं, पर एक तरीके से आपको जीएसटी नहीं लगेगा। तो मुझे ये इतना फनी लगा कि जब ये बनेगा, जो सिल्क इस पे इस्तेमाल होगा, जो कॉटन उन सैनिटरी नैपकिन्स को बनाने के लिए या रॉ मटेरियल उन सैनिटरी नैपकिन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अभी भी महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि जो प्राइस में डिफरेंस आया है वो 1 या 2 रुपए का डिफरेंस है, वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने, मतलब ये तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट काफी पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस वक्त पे कोरोना वायरस होने वाला है या फिर सरकार इस पे जीएसटी लगाएगी। जब हमने इसकी शुरुआत करी थी, और तभी से हम उनको सैनिटरी नैपकिन घर में बनाना सिखाते हैं। जैसे डॉक्टर साक्षी ने बताया कि सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है, और कई बार जब उनके पास कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं कि आपका जो पुराना कॉटन का कपड़ा है उसका इस्तेमाल कीजिए नैपकिन घर पे बनाने के लिए। तो उसकी वर्कशॉप उनको दी जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कई बार ऐसी इंस्टेंस होंगे जब मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा या हमारी संस्था उन तक नहीं पहुंच पाएगी, पर हमारे लिए वो अपना पीरियड्स तो नहीं रोकेंगे, तो उनके पास एक्सेस हमेशा होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन का। इसीलिए हमने उनको बनाना शुरू करा, तो उनको बनाना सिखाया कि आप कैसे घर बैठे सैनिटरी नैपकिन बना सकते हैं। और इस वक्त उसकी उपलब्धि बहुत उपलब्धि है, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से काफी महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही हैं या कुछ कमा नहीं पा रही हैं, तो वो खरीद नहीं पा रही। पर हमारी महिलाएं, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है अभी तक, वो सारी महिलाएं घर पे बैठे अपनी सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं। कई जगहों पर सैनिटरी नैपकिन बनाकर ये महिला अपना छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी, जिसमें वो लोग सैनिटरी नैपकिन बनाते भी हैं और फिर उसको बांटते भी हैं, और उससे जो छोटी सी रकम आती है वो उसको अपनी सेविंग्स में रखते हैं। पर इस वक्त राजस्थान में ममता जैसी महिलाएं जो हमारे साथ काम करती हैं, उन्होंने बल्क में सैनिटरी नैपकिन बनाए और फिर मास्क पहनकर और ग्लव्स पहनकर एक एक घर में डोर टू डोर जाकर वो सैनिटरी नैपकिन बांटे कि आप इसका इस्तेमाल करें गाँवों में। तो ये कम्युनिटी वर्क है, और इसके लिए क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ कि एक आदमी क्यों नहीं इसके बारे में बात कर सकता? क्यों इतनी हिचकिचाहट होती है कि ये एक महिला की इशू है, ये एक महिला की प्रॉब्लम है? ये तो पहले इशू है ही नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आप मल मूत्र जाते हैं वैसे ये होता है। अब घर में बैठे मैं तो नहीं मानता कि किसी महिला ने ये सोचा होगा या मांगा होगा भगवान से कि हे भगवान, रोज हर महीने हमारे से खून निकले, हर महीने हमारे पेट में दर्द हो। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक अभिशाप नहीं है, ये गिफ्ट है सारी महिलाओं को जो हमारे पास नहीं है। वो क्षमता और वो क्षमता जो एक महिला के अंदर होती है, वो हम आदमियों के अंदर नहीं है, क्योंकि हम जन्म नहीं दे सकते। एक औरत जिंदगी ला सकती है इस दुनिया में, और वही सबसे बड़ा एक गिफ्ट है उनके पास, और हम लोग वो नहीं कर सकते। तो उस चीज को हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहकर भी, मैं अगर आज चाहूं कि मुझे मेंस्ट्रुएशन हो जाए तो वो नहीं होगा, मुझे पीरियड्स नहीं होंगे। पर एक महिला के साथ रहकर, एक बहन के साथ रहकर, एक माँ के साथ रहकर, एक बीवी के साथ रहकर, एक बेटी के साथ रहकर, वो हम सीख सकते हैं कि वो किन चीजों से गुजरती है। उनका एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जो उनका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम लोग सुपरमैन और सुपर वुमन और पता नहीं क्या क्या हम लोग देखते हैं, पर असल जिंदगी में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि औरत में इतनी क्षमता होती है कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके, वो इस दुनिया में नई जिंदगी ला सके, और वही अपने आप में एक सुपर पावर है, और उसका हमको रिस्पेक्ट करना है, उसका हमको ऑनर करना है, क्योंकि वो चीज हम नहीं कर सकते। तो वो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि कई महिलाओं को बताना चाहिए कि ये एक गिफ्ट है,
ये कोई अभिशाप नहीं है। और आदमियों को और कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ थोड़ा सेंसिटिव होना है, सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन जब वो पीरियड्स पे हो। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया है कि एक औरत में इतनी क्षमता है कि वो बिना आपकी हेल्प के भी सारा काम कर सकती है, पर फिर भी अगर हम अपना हाथ बढ़ाकर उनकी कुछ मदद कर सकें जब वो पीरियड्स पर हो या वैसे भी, तो ये इसमें क्या बुराई है? आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उनको कुछ सहायता दे रहे हैं, तो ये आपको करना है सारे आदमियों को। और इससे आप कुछ कम आदमी नहीं रहेंगे। आप अगर महिलाओं की मदद करेंगे, आप अगर अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बेटी की मदद करेंगे, तो आप तब आपको असली मर्द कहा जाएगा, और किसी चीज से आप असली मर्द नहीं बनते। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पैडमैन करके, और उसने एक नैरेटिव चेंज किया था हमारे देश में, जहां पर लोगों ने डिनर टेबल के ऊपर और कॉफी के ऊपर खाना खाते वक्त और गैदरिंग्स में इसके बारे में बात करना शुरू किया था। पर रश्मिका, ये सिर्फ अर्बन एरियाज में हो रहा है। रूरल एरियाज में आप जैसी संस्थाएं, हमारी जैसी संस्थाएं, डॉक्टर साक्षी जैसे लोग जाकर हम लोगों को वहां पर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरियाज में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय कुमार कौन है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 100 रुपया देकर या 200 रुपया देकर फिल्म देखने जाएं, और हमको उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो मैं आपका बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आप रूरल एरियाज में जाकर उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ये काम करने। थैंक यू अनुराग। इस कॉन्वर्सेशन में, इस वीडियो में हमारे साथ हमारी विलेजेस की कम्युनिटी मोबिलाइजर्स भी हैं और बहुत सारे फील्ड ऑफिसर्स भी हैं। तो एक सवाल ये आता है कि जो फील्ड ऑफिसर्स है, जो हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, जिनके अंदर बहुत सारी और वुमेन लीडर्स भी काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होती है, जब उनको, जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के लिए एक हद तक फिर भी आसान है क्योंकि वो सारी महिलाएं हैं कि वो इस बारे में बातें करे। जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स है, जो पूरा हमारे गांव संभाल रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब वो लोग गांव में होते हैं, जब उनको ये प्रॉब्लम दिखती है, तो वो किस तरह से, वो जो हिचक है उसमें कैसे बदलाव लाए? वो जो, क्योंकि वो बोलेंगे पर जो सामने वाला होगा उसको भी हिचक होगी, तो किस तरह से वो एक कॉन्वर्सेशन, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप तो कहाँ बहुत सारी विलेजेस में जाके आप लोगों ने कैंपेन्स किया है, आपका ब्रेक द ब्लडी टैबू करके भी एक 2018 में एक कैंपेन था, तो आप लोगों ने तो आपने एज अ मेल, एक पुरुष होके आपने ये बात करना कैसे शुरू किया? आपके लिए मतलब आप हमारे फील्ड ऑफिसर्स को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो ये बातें करे कि वो हिचक ना हो? रश्मिका, हिचक एक बहुत, ये भी एक नेचुरल चीज है। अगर मैं राह चलते आपको, अगर मैं नहीं जानता हूँ, राह चलते मैं आपसे पूछ लूं कि अरे रश्मिका, आपने किस कलर का अंडरवेयर पहना है, तो आप मेरी तरफ मुड़कर मुझे थप्पड़ लगाएंगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है। तो ये मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही पर्सनल चीज है, तो उसके बारे में आप अगर राह चलते या बिना किसी से कुछ जानकारी के, बिना किसी जान पहचान के किसी से पूछते हैं कि अरे आप माहवारी पर हैं, तो बोलेंगे आपका क्या मतलब है। आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही पर्सनल इशू है, कि क्यों मैं इसको डिस्कस करूं किसी और के साथ। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको उनके नजदीक जाना पड़ेगा, उनसे एक रैपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो जब कभी हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं और हमको इस बारे में बात करनी है, तो ये हमारी पहली बात नहीं होती। हमारी शुरुआत और चीजों से होती है। जैसे कभी हम खाना बांटने जाते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके साथ अपनी कहानियां शेयर करते हैं, एक दोस्ती वाला बॉन्ड बनाते हैं। जो छोटी लड़कियां होती है, छोटी बच्चियां होती है, उनके साथ हम पेंटिंग करते हैं, उनके साथ हम वर्कशॉप्स करते हैं, डांस वर्कशॉप्स करते हैं, पेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक हफ्ते के समय में वो हमसे काफी क्लोज हो जाती हैं, वो हमसे बात करने लगती हैं, हमको समझती हैं। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद हम उनसे इस बारे में धीरे धीरे बात करनी शुरू करते हैं, जहाँ हम उनको बताते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, सारी वर्कशॉप जो हमारी होती है, और इस वर्कशॉप में हमको और 7 दिन लगते हैं। तो इन 14-15 दिनों में हमारी बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छी हो जाती है और वो बहुत ओपनली बात करने लगती है।
ये तो एक तरीका रहा। सॉरी। दूसरा तरीका रश्मिका जो मैंने राजस्थान में अपनाया, और मुझे खुद बहुत हैरानी हुई कि राजस्थान की महिलाएं जो इतना घूंघट अपने अपने फेस के ऊपर रखती हैं, उन्होंने पहली बार में मुझसे बात करनी शुरू करी। और मैं अचंभित था कि कैसे इन्होंने बात करनी शुरू करी। वो हुआ यूं कि हमारा पहला दिन था राजस्थान में वॉश प्रोजेक्ट को, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वॉश प्रोजेक्ट को हम लोग पहली बार राजस्थान में लेकर गए थे। और जयपुर में स्थित जवाहर बस्ती नाम की एक जगह थी जहां हमें वर्कशॉप करनी थी। और जब हमने वहां की प्रधान को बोला कि हमको यहाँ पर वर्कशॉप करनी है, तो उन्होंने बोला अरे हमारे पास तो इतनी जगह है नहीं कि 100 महिलाएं एक जगह पर आ जाए। तो प्रधान के साथ एक महिला प्रधान भी है उस गांव में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मंदिर क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, मंदिर प्रांगण है, इतनी जगह है मंदिर के अंदर, आप मंदिर के अंदर बैठाइए इनको। अच्छा, उनको भी उस वक्त मेरे हिसाब से ये अंदाजा नहीं था कि हम पीरियड्स के, हम माहवारी के बारे में बात करने वाले हैं। शायद इस वजह से उन्होंने इतनी आसानी से हमको बोल दिया कि आप मंदिर का इस्तेमाल करें। रश्मिका, उस दिन हमारे साथ जयपुर के एक राज परिवार की महिला, प्रिंसेस जिसको हम कहते हैं, एक राजकुमारी, फॉर्मर राजकुमारी, अब तो कोई भी राजकुमारी नहीं है, बट वो वहां हमारे साथ थी। रश्मिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो राजकुमारी जो थी वो हमारे साथ वहां गई। तो जब वो हमारे साथ वहां गई, और हमारे साथ राजस्थान विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी थी, तो वो महिलाएं और वो लड़कियां जो वहां पर थी, वो इतनी खुश थी ये सुनकर कि राजकुमारी उनसे मिलने के लिए आ रही है। तो उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ, और वो सब लोग मंदिर के अंदर आ गई। और लगभग 120 औरतें वहां थी जो हमारे साथ उस वर्कशॉप में शामिल थी, जिनमें से लगभग 30 उस वक्त पीरियड्स पर थी। और उन्होंने खुद ही इस बात को नहीं सोचा कि हम पीरियड्स पे हैं और हमको मंदिर नहीं जाना है। उनको सिर्फ मतलब था उस राजकुमारी से मिलने का। उनको सिर्फ मतलब था कि हम एक राज परिवार की महिला से मिलने वाले हैं, वो राजकुमारी कैसी दिखती है, ये सब चीजें। तो मैं भी बहुत बहुत अचंभित था कि कैसे ये सारी महिलाएं यहाँ पे आ गई हैं, कैसे हमारे साथ बात करने लगी हैं, और पहली बार में उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी। नाउ रश्मिका, इसका सिर्फ जो रीजन मैंने ये एक बार नहीं, मैंने कई बार देखा कि ऐसा हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ खड़ी थी उस गांव की प्रधान, जो कि एक महिला है। मेरे साथ खड़ी थी वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन, जो काफी नामी वहां पर हैं, सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको पहचानते हैं कि वो महिलाओं की मदद करती हैं, काफी उनका नाम है वहां पर। और सबसे अहम चीज कि उस जिस राजस्थान में मैं था, उस राजस्थान के राज परिवार की राजकुमारी मेरे साथ थी। बिकॉज दीज पीपल बिलोंग्ड टू दैट स्टेट, उस एरिया के ये लोग थे और उस एरिया के नामी लोग थे। उन महिलाओं को मुझ पे विश्वास था। उन महिलाओं को उस एरिया में, उस कमरे में बैठे बहुत सेफ फील हुआ। उनको ये नहीं फील हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत होगा। उनको बहुत सेफ फील हुआ क्योंकि उन्होंने सिमिलर फेसेस देखे, वो लोग देखे जिनको वो एक आइडियल मानती हैं, या जिनको वो बहुत बहुत मानती हैं, चाहे आइडल ना माने पर उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, उनको बहुत मानती हैं। तो लोकल लीडर्स और लोकल सेलिब्रिटीज या लोकल लोग जो हैं किसी भी गांव के, चाहे वो एक प्रधान क्यों ना हो, चाहे वो वहां के एमएलए क्यों ना हो, चाहे वो वहां के कोई प्रख्यात इंसान क्यों ना हो, आप उनके साथ अगर वर्कशॉप करते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। उन महिलाओं को लगता है कि हम सेफ हैं और वो खुलकर बात कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आदमियों से इस बारे में बात नहीं करती। और इस चीज का मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब चोमू नाम की एक गांव में मैं गया, जो कि राजस्थान में है, मैंने महिलाओं को ये बताया गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो उनको बताया गया कि आपसे अनुराग जी मिलने आने वाले हैं और वो एक डॉक्टर हैं, उनके साथ जाकर आप अपनी माहवारी के बारे में, दिक्कतें जो आपको होती हैं उस बारे में बात करें। तो रश्मिका, ये मैंने ये देखा कि वो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने के लिए था कि क्या महिलाएं खुलकर बात करती हैं कि नहीं करती हैं। और उस दिन उन महिलाओं ने बहुत खुलकर बात करी क्योंकि उन सबको बताया गया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ।
तो जहां उनको लगता है कि उनको सही में मदद मिलने वाली है, वो खुलकर बात करती हैं, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो एक औरत हो। फिर ऐसे कई इंसिडेंट्स होते रहे रश्मिका। मुझे चोमू बुलाया गया फिर दोबारा से, रक्षाबंधन का दिन था, और मुझे बोला गया कि आप आकर राखी बंधवाइए। तो मैंने बांधी भी, उन महिलाओं के हाथों में मैंने राखी बांधी भी और बंधवाई भी, क्योंकि मेरा ये विश्वास नहीं है। कई ऐसे त्योहार हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको मैं मानता जरूर हूँ, पर मेरे क्वेश्चंस उनके ऊपर हमेशा रहते हैं। रश्मिका, आपने ये बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। हाँ। अब ये रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए? रात को नाखून इसलिए नहीं काटने चाहिए क्योंकि जिस जमाने में कहा गया था, उस जमाने में नील कटर नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में लोग या तो ब्लेड से या फिर एक नोकीले शार्प पत्थर से अपने नाखूनों को काटते थे, और उससे अगर रात को बिजली नहीं होती तो उंगली कटने का डर होता था। तो ऐसे ही कई टैबूज हमारे देश में है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर भी, जिसके बारे में जो एक पॉइंट पे रेलेवेंट रहे होंगे, जब कहे गए होंगे तो उस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस रही होगी, पर आज की दुनिया में, आज के समय पर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल्स देकर हम उनको हंसाते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, और धीरे धीरे करके क्रैपो बिल्डिंग के थ्रू वो हमसे बात करने लगती है। ओके, थैंक यू सो मच अनुराग जी। अब मैं हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जहां भी है, अगर किसी को भी कोई सवाल डायरेक्टली पूछनी है, किसी को भी अनुराग जी या साक्षी, डॉक्टर साक्षी से कोई भी डायरेक्टली बात करनी हो, कुछ पूछना है, तो अभी पूछ सकते हैं। आप लोग नीचे रेज हैंड बटन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को आई थिंक जो नीचे आपके स्क्रीन में वो आपको रेज हैंड नहीं दिख रहा है ना? WhatsApp थे WhatsApp थे नमस्ते। सबसे नीचे राइट साइड में है न बटन। किसी को कुछ भी डायरेक्टली पूछना है अनुराग जी से या डॉक्टर साक्षी से, कोई भी बात करनी हो, आप कर सकते हैं अभी। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे कोई है। हाँ, रफीना खातून जी। रफीना जी, आपको कोई सवाल पूछना है अनुराग जी से या डॉक्टर साक्षी से, या कुछ बताना हो, कोई एक्सपीरियंस आपका खुद का भी आपको अगर शेयर करना हो, आप कर सकती हैं अभी। तो अशफाक जी जो है वो भी हमारे कम्युनिटी सेंटर में ही है। बोल रहे हैं जी 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 बोलिए। बीच बीच में ऐसा मीटिंग होगी तो अच्छा रहेगी महिला सब। जरूर हम कोशिश करेंगे कि हम बीच बीच में ऐसा मीटिंग रखें हमारे महिला के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बीच में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम ये फिर से करें। हम लोग अशफाक जी, आप कम्युनिटी, सॉरी हाँ बोलिए। यहाँ की लोग है ना जाने के लिए थोड़ा बोलिए। अशफाक जी, आप कम्युनिटी सेंटर में, वहां पे किसी को कुछ बोलना है? हम 10 मिनट और लेंगे।
अशफाक जी, आपके कम्युनिटी सेंटर में किसी को कुछ बोलना हो? पूजा प्रिया जी, अगर आपको भी कुछ बोलना हो आप बता सकते हैं। और 10,000 जानकारी मिल सके, हम दूसरों को जानकारी दे सके। कोई फोटो जैसे नहीं अरे की डाटा चेक दे दे फोटो चेक देखे चलो 80 वाला हेलो। हाँ जी पूजा जी बोलिए। मैम जैसे कि हम सीएम हैं, तो मेरा वर्क ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हाँ। जहाँ की महिलाएं कोई भी बात समझ नहीं पाती है, कोई भी अच्छा। आते हैं तो हमारी बात समझ ही नहीं पाती है, तो उनको किस तरीका से हम समझाएं कि वो समझ पाए। किस तरह की बातें, मतलब क्या जैसे है? अभी पीरियड के बारे में बताएं तो हम भी अगर डील करके बताते हैं पीरियड के बारे में, साफ सफाई के बारे में, तो वो समझ नहीं पाती है हमारी बात। डॉक्टर साक्षी, अनुराग जी, एनीबडी वांट्स टू, आप में से किसी को अगर कुछ बोलना हो? ये हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर है, ये बोल रही कि जब ये फील्ड में होते हैं और जब ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे होते विलेजर्स से, महिलाओं से, तो वो लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते। वो आई थिंक हिचकिचाहट, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, बात करना नहीं पसंद करते। उनके अंदर हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है। बहुत तो आप hesitation। उनसे जब बात करती हैं तो कहाँ बात करती हैं? आप उनसे खुले में बात करती हैं, सबके सामने बात करती हैं, या फिर आप उनसे कमरे के अंदर बात? ग्रुप मीटिंग में। ग्रुप मीटिंग में। तो पूजा जी, हालांकि मैंने भी ये हिचकिचाहट देखी है कई महिलाओं के अंदर कि वो बहुत हिचकिचाती हैं इस बारे में बात करने से, और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो हिचकिचाती इसलिए क्योंकि मैंने जैसे रश्मिका को कहा, ये बहुत पर्सनल चीज है, इसमें समय लगता है किसी से कंफर्टेबल होने के लिए। तो आप उनका वो समय दीजिए, और उनके साथ आप सिर्फ एक मीटिंग करने के लिए ना जाइए, उनको पहले अपने साथ उनके साथ घुलिए, मिलिए, उनको अपने दोस्त बनाइए, उनके साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए। उनसे आप उनकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं, क्या खुशियां हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उनके आदमी हैं, वो क्या कमाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब चीजें बात अगर आप उनके साथ करेंगी तो एक तरीके से आप उनके साथ रैपो बिल्डिंग करेंगे, और उसके बाद आप उनके साथ मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात कर सकती हैं, पीरियड्स के ऊपर बात कर सकती हैं, और फिर वो मेरे हिसाब से वो हिचकिचाहट जो होगी वो कम होगी। तो आप शुरुआत इससे ना करें, शुरुआत आप दूसरी चीजों से करें, और कुछ समय के बाद आप उनसे पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो उनकी हिचकिचाहट कुछ कम होगी। हमारे यहाँ पे गुड्डी जी भी है, वो भी कम्युनिटी मोबिलाइजर है। आपको कुछ बोलना है? आपको अनम्यूट, आपको देखिए आपकी स्क्रीन में नीचे एक माइक का एक छोटा सा बटन होगा, वो उसको दबा दीजिए, छोटा सा माइक का बटन है। हाँ कर दिया, अनम्यूट, राइट? हाँ अनम्यूट। बेटा देखिए आपकी स्क्रीन में नीचे एक छोटा सा माइक है, उसको आप दबा दीजिए। अनम्यूट करूं? अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है। उनकी आवाज नहीं, आई थिंक हर स्क्रीन इज म्यूटेड। शाहिद जी, कैन वी हैव एवरीबॉडी अनम्यूटेड? उनका अनम्यूट रखा है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। एमडी वासिक बोल रहे हैं? हाँ जी जी बोल रहे हैं। तो ये सब आज था प्रोग्राम, लेकिन मिक्स हो गया टाइम का। जी छूट गया मेरा। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी आज प्रोग्राम हुआ है उसका एक वीडियो दे तो अच्छा होता है। हाँ हाँ, वो अपलोड होगा वीडियो, आपको मिल जाएगा सारे प्रोग्राम का
आपको अगर अनुराग जी या डॉक्टर साक्षी से कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। आवाज लेकिन कट रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए अगर आपको पूछना हो तो। इधर मोबाइल में टावर का प्रॉब्लम है, आवाज कट रहा है। ओके ठीक है। आई थिंक गुड्डी जी को कुछ बोलना था पर उनका माइक म्यूट हो रखा है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। फिर आवाज पे डालो, देखिए। गुड डे अगर किसी भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं इसी वक्त। अगर किसी भी फील्ड ऑफिसर को भी कोई किसी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, वरना हम भी सेशन खत्म करेंगे और बाहर से कोई क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये हमारी दीदी लोगों का एक सवाल है। हाँ जी। कुछ दीदी का ऐसा सवाल है, एक दीदी का कि उनका जो बच्चादानी है वो नीचे तरफ आ जाता है, वो टाइम में पानी आता है, ठीक है, तो उसके लिए वो टाइम में क्या करना चाहिए उसको? बहुत ज्यादा पेन भी है। अशफाक जी आप फिर से सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर साक्षी, आई थिंक यू शुड टेक दिस क्वेश्चन। हाँ बोलिए जी। एक दीदी का आप जैसा दिख रही है, उनमें से एक दीदी का सवाल है कि उनका बच्चादानी क्या है, नीचे तरफ आ जाता है, ठीक है, तो आने के टाइम में वो पानी भी ज्यादा आता है और फिर पेन भी ज्यादा होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए उनको? डॉक्टर साक्षी आपको ये सवाल पूछने के लिए, ये एक कंडीशन होती है जिसे यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। ज्यादा 4 से अधिक बच्चे करने के बाद मतलब बच्चेदानी जो होती है उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण बड़ी उम्र में जैसे महिला वृद्ध होती जाती है उनका यूट्रस और मतलब बच्चेदानी और कमजोर हो जाता है, तो नीचे के रास्ते वो योनि के थ्रू बाहर आ जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिससे अटेंशन चाहिए, तो इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, उनमें से केवल एक में ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, बताने की कोई बात नहीं है। पेल्विक एक्सरसाइजेस कहते हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां स्ट्रेंथन कर देती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। वो आपको आपके डॉक्टर बता देंगे, एक बार आपको एग्जामिन करवाने की जरूरत है। आपको समझ आया अशफाक जी? इनको समझ आया? समझ में आया, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ उन लोगों को। जी जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन करना है, बट डॉक्टर को दिखाएंगे तो ज्यादा ढंग से पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए तो उससे हो जाएगा। आप हाँ लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि पहले एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ, पहले एक बार आपको टेस्ट कराना। जी जी जी, ओके, धन्यवाद जी। किसी को और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम ये सेशन खत्म करते हैं अभी। और किसी को कोई सवाल है? हेलो रश्मिका जी। हाँ जी बोलिए। मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। रश्मिका जी, सबसे पहले तो मैं अनुराग जी और साक्षी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि उन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया। फिर मेरा सवाल ये है कि अगर हम अपने रिहैब की बात करें तो रिहैब ऐसे एरियो में, ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा बहुत कम अवेलेबल है। तो ये जो महामारी का जो समय है, इसी दौरान अगर ये महामारी किसी भी महिलाओं को होती है तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे अगर कोई भी लोकल ऐसा उपकरण उपलब्ध हो जिससे वो उस दौरान उसको यूज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं।
डॉक्टर साक्षी, क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी तरह का मेडिकल इमरजेंसी होता हो, किसी भी तरह का किसी को प्रॉब्लम होता हो, तो घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो टेम्परेरीली थोड़ा फिक्स हो जाए, कि ज्यादा कुछ असर हो ना? मेडिकल इमरजेंसीज एक्चुअली कोई आपातकालीन स्थिति नॉर्मली नहीं आती है महामारी के समय। आपका शरीर इसी प्रकार से बना होता है कि आपको ज़्यादा असुविधा ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप सह नहीं पा रहे हैं, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसके अलग कारण हो सकते हैं। किसी पैथोलॉजिकल रीजन, कोई और बीमारी की वजह से शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। वैसे मेरी जानकारी में, मेरे मानने में ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं आती है। जैसे आई थिंक वो कहना चाहे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो अगर वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ना जा पाए, या अगर बहुत दर्द हो और इमीडिएटली डॉक्टर के पास ना जा पाए, तो घर पे वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो टेम्परेरीली फिक्स हो जाए? खून रोकने के लिए ऐसा घर पे कुछ उपाय नहीं है, पर दर्द के लिए आप जो बुखार के लिए दवा होती है पैरासिटामोल, वो दर्द के लिए भी काम करती है। अगर आपके पास कोई एंटी स्पाज्मोडिक दूसरी दवा जो हम देते हैं महामारी के दर्द के लिए वो ना हो, तो पैरासिटामोल भी काम करती है। जैसे कि मैंने कहा कि गर्म पानी की बोतल से आप अपने पेट पे लगा सकते हैं, उससे आपको आराम मिल सकता है। थोड़ा चलने से, इधर उधर योगा करने से आपको आराम मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा पिएं महामारी के समय में, कम से कम 2-3 लीटर पिएं। ज़्यादा नमक मिर्च तला भुना खाना नहीं खाना होता है। बाकी हल्दी का लेप लगा सकते हैं आप अपने पेट के नीचे। That's pretty much it. आसिफ जी, आपको जवाब मिल गया? कुछ और पूछना हो? साक्षी जी, क्या मुझे सुन पा? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। साक्षी जी, एक सवाल और मेरा है जो कि मेरे अभी मन में चल रहा है, वो ये है, जिस टाइम ये महामारी होती है तो बहुत सी महिलाओं को मालूम नहीं होता है कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि हमें उस दौरान, महिलाओं को उस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां सफाई के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया, वो सब आपको उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सफाई का बेहद ख्याल रखते हुए आपको, अगर पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे में, हर 4 से 6 घंटे में बदलना है वो पैड। सफाई रखनी है नीचे के रास्ते, उसे धोते रहना है। हर बार जब आप पेशाब करने जाते हैं तब भी आपको नीचे के रास्ते सफाई करने के लिए धोना है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जो मैंने कहा, पीछे से आगे के हिस्से में सफाई नहीं करनी है, आगे से पीछे में सफाई करते हैं। पीछे से आप पैखाने के कीटाणु जो होते हैं वो आगे आ सकते हैं, संक्रमण हो सकता है पेशाब के रास्ते या बच्चेदानी के रास्ते। इसलिए आगे से पीछे ध्यान रखिएगा, सफाई करनी होती है। इसके अलावा आप सूखे वाला पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो धूप में सूखे कम से कम 4 से 6 घंटे, ताकि उसके कीटाणु मर सकें धूप की प्रॉपर्टीज से। Other than that, Rashmika had also asked me to talk about sex during menstruation. We'll just touch up on that slightly. अगर आप यौन संबंध बनाना चाहते हैं महामारी के समय, तो ध्यान रखना है, वैसे भी ध्यान रखना है, पर इसमें तो ज़रूरी ही ध्यान रखना है कि निरोध का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, खून जो महामारी के समय निकलता है, उसमें से हेपेटाइटिस बी या HIV का संक्रमण होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये केवल हमेशा ध्यान रखना है कि निरोध का इस्तेमाल करते हुए ही मेंसेस के समय, महामारी के समय यौन संबंध बनाए। रश्मिका जी, एक सवाल और है मेरा जी। सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, बोलिए। जैसा कि महामारी होती है उस समय, तो उस समय खान पान में हमें किन किन बातों का, डाइट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये डाइट से रिलेटेड सवाल है महामारी के दौरान।
जी डॉक्टर साक्षी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हरे पत्तीदार सब्जियां आपको लेते रहनी है। उसमें लोहा पदार्थ होता है, आयरन जिसे कहते हैं, जो हमारी महिलाओं में जिसकी कमी रहती है उसको एनीमिया कहते हैं। 50% से ज्यादा औरतें इस देश में एनीमिया से पीड़ित हैं। तो जो आपके ANM आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे अगर आपको केवल गर्भ के दौरान नहीं, वैसे भी हैं तो आपको लेना है उन्हें। वो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। उसके अलावा खाने में ऐसा कोई, जैसा आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं वैसे ही खाते रहना है। आयरन ज्यादा लेना है केवल, और पानी पीते रहना है। ओके, रश्मिका जी एक सवाल और है मेरा। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ। सवाल ये है कि महामारी के दौरान क्या महिलाओं को रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है? कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह? डॉक्टर साक्षी। नॉर्मली महिलाओं को महामारी, जैसे मैंने पहले कहा, वो ऐसे डिजाइंड है कि आपके शरीर को कोई ज्यादा असुविधा ना हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा असुविधा हो रही है, आप घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्कूल मिस करना पड़ा है, आपको काम मिस करना पड़ रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। क्योंकि वो किसी और बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप इतनी पीड़ा में हो, आप इतने डिस्कम्फर्ट में हो। हमारे पास 3 मिनट और है, तो अगर किसी को भी जो हमारे बाकी के दर्शक हैं, अगर उनको भी कोई सवाल पूछना हो, या अगर हमारे किसी कम्युनिटी मोबिलाइजर को भी कोई सवाल पूछना हो, या अगर आप लोग नीचे क्वेश्चन आंसर में भी अगर आपको कुछ हाँ जी बोलिए। जी मैम, एक महीना तक की बच्चा जो है उसका पैखाना बहुत कब्जियत होता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? डॉक्टर साक्षी, डिड यू गेट हर क्वेश्चन? I'm not quite sure. Did you say a 1 month old? आप एक बार फिर से बोलिए, जो आपका 1 महीने का बच्चा है उसका पैखाना बहुत कब्जियत होता है। अच्छा, तो 1 महीना का बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके बारे में वो जानना चाहती हैं कि क्या किया जाए। दिन में कितनी बार पैखाना जा लेता है वो? जी पैखाना एक ही बार करता है, लेकिन बहुत कब्जियत है पैखाना। जी ठीक है, तो कोशिश आप उससे स्तन का दूध पिला रही हैं? लैक्टोजन पाउडर पिला रहे हैं उसको। स्तन का दूध नहीं पिला पा रहे हैं? जी नहीं। ऐसा होता है कभी कभी कि, और कितनी बार लैक्टोजन पाउडर पिला रहे हैं? जी कितनी दिन में कितनी बार उनको पिला रहे हैं पाउडर? दिन में 2 बार 3 बार पिला रहे हैं। बच्चे को कम से कम 6 से 10 बार दिन में खाने की जरूरत है लैक्टोजन पाउडर, ताकि वो ठीक से बढ़े। उसके स्वास्थ्य के लिए उसे कम से कम 6 बार दिन में लैक्टोजन पाउडर की छोटी छोटी मील्स देने की आपको ज़रूरत है। जैसे वो दूध लेता, आपका माँ का दूध जैसे लेता कम से कम 6 से 10 बार, वैसे ही लैक्टोजन पाउडर का जो मील है वो उसे बार बार पिलाने की ज़रूरत है। उसका माँ का भी दूध पिला रही है मैम। कितनी बार पी लेती है? जी मैम। 1 महीने के बच्चे को आइडियली केवल आपको माँ का दूध पिलाने की जरूरत है। उसे ऊपर से माँ का दूध नहीं होता है मैम, पेट भरता नहीं है बच्चे का, तब लैक्टोजन पिलाता है। ठीक है, तो अभी तो केवल वो 1 महीने का है, तो हम उसे ऊपर से कुछ दे नहीं सकते हैं, कोई खाना नहीं दे सकते। जो टॉप फीड आती है आपके आशा और ANM वर्कर्स आपको टॉप फीड दे सकते हैं, उसको आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये वो आपको दे सकते हैं। मैम और एक सवाल। हाँ। महिला कोई महिला जो है ना, जब चलता है तो उसका धात बूंद बूंद करके पानी की तरह गिरता रहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए मैम? क्या आप पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी। बावजूद गिर रहा है? जी। दिन में
एक महामारी कितने दिन तक चलती है आपकी? 5 दिन। और 5 दिन गिरता है ऐसे? जी। ये आप अपनी बात बता रहे हैं, किसी और की बात बता रहे हैं? जी, अपनी बात बता रही हैं। ठीक है। आपका पिछला बच्चा कब हुआ था? जी, मेरा 2 बच्चा है, लेकिन सीजर होके मेरा बच्चा हुआ, दोनों ठो। अच्छा, हाँ जी। दूसरा बच्चा कितना छोटा है, उसकी उम्र क्या है? 1.5 साल मैम। ठीक है। और तो आपके महीने शुरू हो चुके हैं अब? जी जी। माँ का दूध तो नहीं पिला रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हैं कि अगर आप कोरोना खत्म होने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो निचले हिस्से की जांच कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है मैम। क्योंकि 5 दिन इतना बहाव नॉर्मल तो नहीं है। अगर आपको ज्यादा असुविधा हो रही है तो जी एक मैम, बार धात गिरने का बात बोल रहे हैं, पानी की तरह धात। पानी गिर रहा है या खून गिर रहा है? धात धात। आपका खून पानी की तरह धार बह रहा है ना? जी जी। ठीक। हाँ, सो वही कह रहे हैं, एक बार आपको जांच कराने की जरूरत है। अच्छा ठीक है मैम। एक बार देख लेंगे नीचे से। जी मैम, यहाँ तक हो गया मेरा सवाल। ओके। तो अगर किसी को भी अनुराग जी या साक्षी जी से एक आखिरी सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी हेलो को भी मैम। पूछना है? हाँ जी, हेलो मैम, आवाज जा रही है मेरा? आ रही है, आ रही है। मैम, हमको एक सवाल पूछनी है साक्षी जी से। जी बोलिए। मैम, जैसे कि किसी का महामारी जो महीना में होती है, कोई भी लड़की का या महिला की, तो वो किसी किसी की 7 दिन होती है और किसी किसी का मतलब 3 दिन 4 दिन या फिर महीना में 2 बार होती है। वो किस कारण से होती है? ड्यूरेशन की बात बोल रहे हैं आप, जो 3 से 7 दिन ड्यूरेशन बोल रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे शरीर अलग अलग तरीके से बने हैं, तो वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए किसी को जो 3 दिन में महामारी खत्म हो जाती है, किसी को 7 दिन तक चलती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर महीने में महामारी 2 बार आ रही है तो उसको एक बार जांच करवाने की जरूरत है। और किसी किसी की मैम, जैसे कि दर्द होते हैं तो उसको मतलब कि दवा देना जरूरी है या फिर बिन दवा का भी वो दर्द खत्म हो सकता है? दवा देना जरूरी नहीं है। अगर सहन ना हो पा रहा है तो दवा दे सकते हैं आप। दवा देने के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और मैम, और एक सवाल है। हाँ जी। जैसे कोई महिला तो मतलब महामारी हर एक प्रति महा होती है, लेकिन वो क्लियर भी होती है, लेकिन माँ नहीं बन पाती है, वो किस का वजह से? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये केवल महिला के शरीर की इनकॉम्पिटेंस नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि केवल महिला के शरीर के कारण वो गर्भ नहीं ले पा रही है या उसका गर्भ नहीं रुक पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरुष है उनमें स्पर्म्स कम हो, उनके शुक्राणु जो जिसे कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी खराबी हो। तो इसमें मैं टेलीफोन से या इस वेबिनार के थ्रू आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। थोड़े टेस्ट होंगे, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। मैम, डॉक्टर को टेस्ट करने के बाद बावजूद भी मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपके महामारी में कोई दोष है, जिसके कारण जैसे कि ब्लड का कलर्स क्लियर ना हो या फिर कोई वजह से आप महामारी के कारण ही मतलब माँ नहीं बन सकता है। ये कोई मतलब कि हेलो। हाँ जी। मेरे बात जा रही है क्या? हाँ जी। हाँ हाँ, आ रही है। मैम बोल रहे हैं कि जैसे कि डॉक्टर भी चेकअप करवाने के बाद बोलते हैं बहुत लेडीज को, जैसे कि आपकी महामारी में ही मतलब कि जो महीना में ब्लड जाते हैं उसमें ही खराबी है, तो किस वजह से खराब हो जाते हैं जिसके कारण माँ नहीं बन सकता है? खराब हो जाते हैं तो ऐसा, मैं वही कहना चाह रही हूँ, इसमें थोड़े जांच करने की जरूरत है। पर टेलीफोन से या वेबिनार के थ्रू मैं केवल आपको यही बता पाऊंगी कि एक फर्टाइल विंडो होती है आपके
महीने माहवारी के पहले दिन से 14 दिन तक आपको गिनना है। माहवारी का जो पहला दिन है उससे जो 14 दिन है उस पे आपका ओव्यूलेशन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, मतलब बच्चा ठहरने का, गर्भ ठहरने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप यौन संक्रमण उन दिनों करने की कोशिश करते 10 से 17 दिन, तो गर्भ रुकने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इससे ज्यादा थोड़े जांच करवाने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी मैम, ठीक है। इसी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। अनुराग जी, ये आपके लिए है। जैसे ये अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आया कि जब भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है कि एक औरत माँ नहीं बन पा रही है, ऐसा दोष भी नहीं कह सकते, पर लाइक ज्यादातर ये होता है कि उन्हीं की जांच होती है। तो जब ये प्रॉब्लम्स लेके जब हमारे फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, या हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स टीम में जाती है और इन प्रॉब्लम्स के साथ आती है, तो हम किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि हम कैसे बोले कि आदमियों को भी शायद जांच की जरूरत हो, कि उनको भी मतलब हम इस कॉन्वर्सेशन को उनके पास किस तरह से ले जाके किस तरह से सेंसिटाइज करा सकते हैं, हम आदमियों को इस कॉन्वर्सेशन में किस तरह से शामिल कराएगा, अगर आप कुछ बोल सके तो। हालांकि रश्मिका, इस पे मैंने ज्यादा काम किया नहीं है, पर मैंने देखा है कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए क्योंकि सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि हम एक पुरुष सत्ता सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर मेल ईगो जो है वो बहुत हाई होता है। तो ये एक प्रॉब्लम इसलिए बन गई क्योंकि ये बहुत सालों से होता आ रहा है और कभी इसको एड्रेस नहीं किया गया। पर आज के समय पर रश्मिका काफी चीजें चेंज हो रही हैं, और मेरे कई मित्र हैं, कई लोग हैं जिनको ऐसी दिक्कतें हुई कि उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब वो टेस्ट के लिए गए, ना सिर्फ औरत, उनके साथ उनका जो हस्बैंड थे, दोनों एक साथ टेस्ट करवाने के लिए गए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब एक मर्द को लगता है या आदमी को लगता है कि ये शर्म की बात है कि मैं बच्चा पैदा करूं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका एक सोल्यूशन है। इफ आई एम राइट, डॉक्टर साक्षी बताएंगी, इसका भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो या फिर और तरीके इसके हैं जिससे बच्चा पैदा किया जा सकता है। मे बी डॉक्टर साक्षी कैन टॉक मोर अबाउट। Anurag is right about that. It's only a medical, it's not even a problem per se, medical condition. इन सब चीजों के जवाब हैं। दुर्भाग्यपूर्ण शायद आप ऐसे शहरों में हैं आपको ये इनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप और सवाल पूछें। कोशिश कीजिए कि मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अपने भाइयों से, अपने बेटों से, अपने पतियों से बात कीजिए। एक मर्द जो है उसे माहवारी के बारे में बस तभी पता चलता है जब वो पत्नी का पहला माहवारी देखता है। वो उस इंटीमेट स्पेस में होता है, इतनी करीबी से वो एक औरत के साथ इससे पहले नहीं होता है, तो उसे पता ही नहीं होता है, वो बिल्कुल अज्ञात है इस बारे में। तो मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ देख के कि इतने मर्द हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। I'm really tremendously proud of Anurag and people like him for working in the health sector. But if there aren't enough men making the conversation, you take the conversation to them. आप बात कीजिए। इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि आप बात कीजिए। इससे जो भी स्टिग्मा एसोसिएटेड है, जो भी टबूज एसोसिएटेड है, वो हम उनसे तभी लड़ पाएंगे जब हम खुल के रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन में इन सब चीजों से बात कर सकें। देखिए, डॉक्टर साक्षी हमको एक चीज बता रही थी कि बात करनी है। आज मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, वो इसलिए भी है क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो मेरी माँ ने मेरे से इसके बारे में बात करी थी, और मैं टीवी पर ऐड देखता था कि वो उसमें पैड्स पर नीले रंग से इंक से बूंद गिराते थे। तो मैं माँ से पूछता था कि मैं ये क्या चीज है, इसमें इसकी पेन की इंक क्यों डाली जाती है।
तो उस वक्त की बात है कि मेरी माँ ने मुझे समझाया कि वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ना देते हुए मुझे जितना मेरी जानकारी के लिए जरूरी था उतना उन्होंने मुझे समझाया। और उसके बाद कई बार उन्होंने मुझे बोला कि क्या तुम आते वक्त मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन ला सकते हो, क्या तुम यहाँ जा रहे हो तो पैड लेके आ सकते हो। तो कभी भी घर में ऐसा माहौल नहीं था कि जहाँ पर शर्म इसके साथ एसोसिएट की जाए कि माँ को शर्म आ रही है या बेटे को शर्म आ रही है इसके बारे में बात करने के लिए। ये भी एक रीजन है कि आज इतना खुलकर मैं इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ। तो यही बहुत जरूरी है आप सभी महिलाओं को, रूरल एरियाज की महिलाओं को, सब महिलाओं को, कि आप ये जानकारी अपने बच्चों को दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन तक ये बात पहुंचाएं। रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी बात नहीं होती है, अर्बन एरियाज में भी बात होनी शुरू हुई है। एक चीज जो अगर यहाँ पे हमारी रूरल अर्बन सेटअप की वुमेन भी हैं, जो उन्होंने बताया कम्युनिटी वर्कर्स जो अर्बन सेटअप की हैं, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी या रूरल एरियाज में भी कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ आप सभी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जब लिपस्टिक लगाते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं ना कि लिपस्टिक से कहीं हमारे चेहरे पर या हमारे होठों पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं क्रीम लगाकर हमारे चेहरे पे दाने ना निकल आए। पर कभी भी कोई महिला जब एक सैनिटरी नैपकिन खरीदने जाती है या पैड खरीदने जाती है तो कभी भी केमिस्ट से ये नहीं पूछती कि ये पैड किस चीज का बना हुआ है, इस पैड में क्या केमिकल है, इससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो केमिकल्स भी जो होते हैं कई बार हानिकारक हो सकते हैं अगर आप पैड को बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करें। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बात करनी शुरू करनी है, और एक बार आप बात करनी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ती रहेगी, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन फैलेगी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। तो बात करते रहिए इसके बारे में। रश्मिका, मेरा भी एक सवाल है अनुराग जी से, अगर आपको वक्त है तो। जी जी बोलिए, हम ले लेते हैं आखिरी सवाल, बोलिए। ओके। सो अनुराग जी ने जैसा शुरुआत में एक राजस्थान के बारे में इन्होंने बात किया कि इनको मतलब अच्छा मौका मिला और वुमेन ने काफी ओपनली बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे जगहों में काम कर रहे हैं, वो बिहार के ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। और जो अभी हमारी सीएम जुड़ी हुई है, हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। और अभी जो हमारी सीएम्स बात कर रही थी वो इन इलाकों में काम करती हैं, और ये ऐसे एरिया हैं जहां पर अभी तक किसी ने भी इंटरवेन नहीं किया था। और हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं एसएचजी तो उसमें वुमेन लोग आकर बैठकर बात नहीं करना चाहती हैं। तो ये जो इशू पे आज हम लोग बात कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। मैं अनुराग जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई बेस्ट वे है इन इशू पे काम करने का, या उनके पास कोई इस तरह का कोई सक्सेस स्टोरी है जो उन्होंने रूरल इलाकों में किया हो जिसको हम लोग इस अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, हर किसी का हर जगह का अपना तरीका होता है, हर संस्था का अपना तरीका होता है, हर इंसान का अपना तरीका होता है। जो मेरा तरीका था मैंने आपको बताया कि हम लोग जाते साथ उनसे पहली बार में इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग रैपो बिल्डिंग उनसे करते हैं। हम 7 दिन से लेकर 14 दिन तक देते हैं उनको, जिसमें हम लगातार मुलाकात उनसे करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज उनके साथ करते हैं। और मतलब हम लोगों को उनको ऐसा फील कराना है कि हम उन्हीं का हिस्सा हैं, हम उन्हीं की साथ का हिस्सा है। जैसे कई बार मैंने देखा है कि कई लोग जब जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो उनसे अलग बैठते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। हमको उनके साथ बैठना है, हमको अगर वो जमीन पे बैठे हैं तो हम भी जमीन पर बैठे हैं, हमको उनके साथ एक कनेक्ट बनाना है। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये हमसे ऊपर है या वो हमसे ऊपर है या हम उनके नीचे हैं। ये सब चीजें को बिल्कुल साफ अलग हटाकर हमको उनके साथ मिलकर उनको ये फील कराना है कि हम उनके जैसे ही हैं, हम बिल्कुल भी उनसे अलग नहीं है। और आप मुझे बताइए कि एक ह्यूमन लेवल पे हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, तो हम उनके पास जाएं, उनके साथ रैपो बिल्डिंग करें, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छी चीज होगी लैंग्वेज। अगर आपको उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज आती है
उस भाषा का अगर आप इस्तेमाल करें तो वो इंसान आपके साथ ज्यादा जल्दी कंफर्टेबल होगा। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ी बैरियर होती है। कई जगहों पर लोग उस भाषा में बात नहीं कर पाते जिस भाषा में रूरल एरियाज में बात समझी जाती है। और ना सिर्फ भाषा, एक डायलेक्ट होता है, हर एरिया का एक डायलेक्ट होता है। तो वो अगर आपको आता है, या फिर अगर आप उसी गांव से या उसी रूरल एरिया से किसी ऐसे इंसान को ट्रेन करें जो उनकी भाषा में, उनके डायलेक्ट में उनके साथ बात कर सके, तो वो आपके लिए एक आसान काम होगा। आरिफ जी, आपको मिल गया जवाब? कुछ और? हेलो 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 हाँ जी जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। हम ये आखिरी रखेंगे अभी क्योंकि टाइम की भी थोड़ी वो है। पूछिए। जी जी, मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि मतलब टॉयलेट जाता हूँ मैम, तो मेरा कभी कभी स्पर्म गिर जाता है और मैं इसके लिए बहुत इलाज किया लेकिन सही नहीं हुआ, और मेरे जिस्म भी बहुत ज्यादा कमजोर है इस वजह से शायद की। इसका कुछ बताइए इलाज। डॉक्टर साक्षी, जो आप जैसे कह रहे हैं कि आपको कमजोरी महसूस होती है, वो ऐसा हो सकता है कि इन दो चीजों में कोई रिश्ता हो, पर मैं ठीक से आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। जी मैम, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं टॉयलेट जाता हूँ या जब प्रेशर डालता हूँ तो उसके बाद मुझे कभी कभी स्पर्म आ जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरुषों में जैसे महिलाओं में तीन रास्ते होते हैं, एक पेशाब का, योनि का और पैखाने का। पुरुषों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है, और जो पेशाब का रास्ता होता है वो एक ही रास्ता होता है। तो कभी कभी जो वहाँ स्टोर हुआ पहले से स्पर्म जो आप कह रहे हैं सीमेन होता है, वो पेशाब के साथ निकल जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी मैम, शुरू ही से मुझे ये बीमारी थी। जिस वक्त मैं छोटा था उस वक्त से कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पेशाब करता था लेकिन कुछ पेशाब अंदर रह जाता था, जिसकी वजह से बाद में जलन होता था और बाद में पेशाब कतरे कतरे की तरह से गिरता था, और फिर उसके बाद ये दूसरी बीमारी शुरू हो गई मेरी। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इलाज किया और नाइट फेल भी बहुत ज्यादा होता था मेरा। वो कुछ हद तक सही हुआ। आपको जितना मुझे समझ आ रहा है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपको पेशाब में जलन भी होती है, आप कमजोरी भी महसूस कर रहे हैं और सफेद पानी भी निकल रहा है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसको दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं। एक बार आप अपनी पेशाब की जांच अगर करा लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली हम दवाइयाँ शुरू कर सकें। केवल संक्रमण है ये, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अगर आपको आपका जवाब मिला, ठीक है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम मेरा एक आज सवाल है। अच्छा मैम, हाँ आप मुझे सुन ठीक रहे हैं है। मैम? हाँ बोलिए। बोल रहे मेरा एक भाभी है जो उसको लगातार लड़कियां ही पैदा हुई है, तो इसका क्या कारण है? उनको लगातार लड़कियां ही पैदा हुई है, तो इसका कारण क्या है? जी, या भाभी का दोष या अनुराग भैया जी, या कुछ और साक्षी, दूसरा कारण है? आप दोनों ही इस सवाल का जवाब दे तो अच्छा लगेगा। पहले डॉक्टर साक्षी, उसके बाद अनुराग जी, मैं चाहती हूँ आप भी इस सवाल का जवाब। जी जी जी, जी हाँ। मेरा मानना है, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है वो बहुत खुशनसीब हैं कि उनको केवल बेटियां पैदा हो रही हैं। अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि लड़का हो। आज के जमाने में भी अगर हम ये सोचने लगे कि वो लड़की हो रही है, उनको लड़का चाहिए,
तो फिर हम कहाँ, कौन सी सदी में जी रहे हैं हम। आपका नाम क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी भाभी क्यों चाहती है कि लड़का पैदा हो? उनको इस चीज से दिक्कत है कि ये एक प्रॉब्लम उनको लगती है कि उनको लड़कियां पैदा हो रही हैं? जी हेलो। क्यों उनको ऐसा लगता है? क्या फर्क है एक आदमी में और लड़की में? उसको ये लगता है कि उसको अभी तक 4 लड़कियां हो गई, एक भी लड़का नहीं है, तो इसलिए उसका मन में ऐसा संकोच आया कि क्या बात है। उनको बोलिए कि जितना एक लड़की वाले लोग खुशनसीब होते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा खुशनसीब हैं कि आपकी 4 लड़कियां हैं। तो उनको अच्छे से पालिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए, और आगे चलकर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जब वो लड़कियां बड़ी होंगी। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? ओके। लास्ट वाला एक्चुअली सवाल काफी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। साक्षी, डॉक्टर साक्षी, हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, आप बताइए फिर लास्ट, इसके बाद हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अनुराग जी और डॉक्टर साक्षी भी एक टाइमलाइन पे है, तो उनको भी पूछिए। बोलिए। एक सवाल है। मैम बोल रहे थे कि साक्षी से यही सवाल है कि गांव में जैसे कि हम लोग स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे महिला ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त एक माँ किस कारण से, किस वजह से, या ऐसा कौन दर्द है जिसके कारण एक माँ बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है, क्यों? मैं इस सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगी कि दोनों, अनुराग जी और साक्षी जी, दोनों दे। You want me to go first? Okay. Yes. इससे पहले वाला जो सवाल था वो एक्चुअली आपके सवाल से रिलेटेड है। हमारे देश में अभी भी यही प्रथा चल रही है कि बेटा पैदा करना जरूरी है, बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो औरत कलंक है। 4 बेटियां पैदा करने के बाद भी वासिक जी चाहते हैं कि उनकी भाभी जो है एक बेटा पैदा कर लें। हर गर्भ के साथ माँ का शरीर और कमजोर होता रहता है। हर गर्भ में माँ की गर्भ रोकने की क्षमता और कम होती रहती है। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, अगर आपके गांव में उस महिला को सही ढंग से पोषण नहीं मिला है, उसने अपने गर्भ के समय, गर्भावस्था जब थी वो, तब उसने आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम नहीं खाया है, जो आपकी आशा एएनएम आपको देने के लिए तैयार रहती है, और किन्हीं कारणों से टेटनस के इंजेक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लगे प्रेगनेंसी के दौरान, वो नहीं लगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में गर्भ के जब बच्चा पैदा करना होता है उसके समय बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और जानलेवा हो सकती है। तो इन छोटी चीज़ों से आपको पोषण ठीक रखें आप महिला का। 2 गर्भ के बीच में कम से कम 2 साल का अंतर हो। आप महिला को 2 बच्चे करने के बाद ट्यूबेक्टमी करवा लें, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लें कि और बच्चे ना हो। तो अब इन सब चीज़ों का इंसिडेंस कम हो जाएगा। जितना आप अपनी महिला का ख्याल रख पाएंगे उतना उनकी मौत होना कम हो जाएगा। मैम और एक सवाल है अनुराग जी से। जी पूछिए। सर बोल रहे थे जैसे कि आप इससे पहले बोले थे कि पीरियड्स के टाइम में जो पैड बनाया जाता है घर में, वो किस तरह से बनाया था वो थोड़ा सा समझाते तो हम गांव में मतलब समूह की दीदी सबको बताते, तो वो फालतू खर्च भी नहीं होता और घर में भी वो बना सकती है और अपना यूज में ला सकती है।
आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मैं फिर से डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर अनुराग जी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। Yeah, I said that, sorry. So I really want to thank you for joining us. I'm really glad that you could give us this time. इस टाइम पे आई नो कि भी काफी सारी आप लोग काफी बिजी भी है। साक्षी जी फ्रंट लाइन में कोविड पेशेंट्स के साथ लड़ाई कर रही है, उनके साथ खड़ी है, और आप भी इन दिनों मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काफी सारे वेबिनार्स, काफी सारे काम कर रहे हैं, आपकी संस्था के साथ भी आप बिजी है। फिर भी आप दोनों ने हमें इतना टाइम दिया, हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के हर सवाल का जवाब दिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी होप कि हम ऐसा सेशन फिर से और बार कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफी सारे इम्पोर्टेंट सवाल मिले हैं यहाँ पे। इसीलिए थैंक यू सो मच। एंड जो हमारे प्रतिभागी भी हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे बाकी के ऑडियंस है जो भी अटेंड कर रहे हैं, लास्ट तक रहने के लिए भी थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सेशन एक्सटेंड हो गया, बट मैं खुश हूँ कि सबके सवालों का जवाब सबको मिल गया है। एंड इससे हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा है जिसपे हमें काम करना है शायद अभी और। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच एंड आई होप एवरीबडी हैज अ वेरी गुड डे। सबको अच्छा दिन हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम, बाय। बाय।